वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज फिर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे इस वीडियो में। और ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? बुशमैन जनजाति के बारे में। काफ़ी कुछ इस जनजाति के बारे में हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार की जनजाति है, निवास स्थान कहाँ है, भोजन किस प्रकार के करते हैं, आखेट किस प्रकार का सिस्टम है, इनके कपड़े, निवास गृह और इनके औजार और बर्तन की बात की थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे इनकी समाज और संस्कृति की, कि इनका समाज किस प्रकार का है, इनकी संस्कृति किस प्रकार की है, किस प्रकार ये आधुनिकीकरण से जुड़ते जा रहे हैं और लोग ये आधुनिक होते जा रहे हैं। दरअसल अगर इनके समाज की बात करें तो इनका छोटा सा एक दल होता है समाज का, ये दल में रहते हैं। ठीक है, और बाकी इनके अंदर जो विशेषकर अगर हम दल की बात करें तो ये धार्मिक परंपराओं को मानते हैं। ठीक है, धार्मिक परंपराओं को मानते हैं, अपनी संस्कारों को समझते हैं, मानते हैं और कला पर ध्यान देते हैं। और विशेषकर प्राणी और जो प्रकृति हैं वो इनका प्रमुख स्थान है और उनको भी वो समझते हैं, मानते हैं। तो समाज के अंदर बात करें तो उनकी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और संस्कारों से जुड़ी हुई चीज़ें इनमें मन में रहती हैं। कलाओं में प्राणी और प्रकृति का विशेष जगह भी है वो ये लोग। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये लोग जादू टोने में भी विश्वास करते हैं, भूत प्रेत के अंदर। तो जादू टोना में क्या करते हैं, ये विश्वास करते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, बिलीव करते हैं इनके। ठीक है, जो भूत प्रेत हैं उनमें भी ये विश्वास करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, इस प्रकार की जनजाति जो इस प्रकार की चीज़ों में विश्वास करती हैं, ध्यान रखना है। अब ये जो जनजाति है वो दो प्रकार के भगवान में विश्वास करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार के भगवानों में ये विश्वास करती हैं। एक तो वो जो इनके पूर्वज हैं, ठीक है, जो इनके पूर्वज हैं वो भी इनको भगवान में मानते हैं और उनमें विश्वास करते हैं अपने पूर्वज के बारे में। ठीक है, इसमें लेकिन दो अंतर हैं। पहला अंतर तो ये है कि इसमें एक तो वो विशेष कर ध्यान रखना है कि पूर्व दिशा में रहने वाले और पश्चिम दिशा में रहने वाले, तो जो पूर्व दिशा है उस तरफ जो देवता रहते हैं उसमें विश्वास करते हैं और जो पश्चिम दिशा है उसमें रहने वाले देवताओं में विश्वास करते हैं। उधर उनके कोई भी हो सकते हैं, अगर उनके कोई पूर्वज हैं, उनके इष्ट देवता हैं, जो भी देवता हैं, अगर इस तरफ कोई रह रहा है इस तरफ, उनमें वो विश्वास करते हैं। वो मानते हैं कि पूर्व वाले देवता हैं और पश्चिम वाले देवता हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार की समाज और संस्कृति के बारे में हमने बात की है। आगे बात करते हैं हम। अगर हम आगे बात करें इनके संस्कृति और समाज की, तो आपको ध्यान रखना है कि ये विशेषकर अलग अलग जो प्रेत और आत्माएं हैं उसमें विश्वास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भगवान में विश्वास करने के बाद उनको समझते हैं कि भाई हमको जो बुरी आत्माएं हैं उनसे हम बच सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ये चट्टानों पर पेंटिंग भी करते हैं। ठीक है, और चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं, पत्थरों पर बढ़िया पेंटिंग करते हैं। और अगर हम वर्तमान में देखें तो जो अंडे हैं उन अंडों की खोल से वो आभूषण बनाते हैं। अंडों की खोल से क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा वो तीर, कमान, ठीक है, आदि ये जो चीज़ें हैं ये इनके सजने धजने की सामान घर पर रखते हैं, ये अपने झोंपड़ी में इस चीज़ों को सजाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इनके जीवन में आती हैं। अगर हम कला की बात करें तो ये चट्टानों पर पेंटिंग बनाते हैं, अंडों की खोल के आभूषण बनाते हैं, तीर कमान को घर पर सजाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें अब इनके वातावरण की कि ये क्या किस प्रकार से वातावरण में रहते हैं और ये वातावरण के साथ में किस प्रकार अनुकूल इनका जीवन है, वातावरण के समायोजन की बात करते हैं कि किस प्रकार ये वातावरण से जुड़े रहते हैं। और कहा जाता है कि ये जो जनजाति हैं बुशमैन जीने की इच्छा रखती हैं और ये जीने की पूर्ण इच्छा की वजह से हमेशा जीते रहते हैं। इनकी जीने की जो वजह है वो इनके दृढ़ विश्वास हैं और अपने पास में ज़्यादा सामान रखते नहीं हैं, सामान बिल्कुल थोड़ा सामान रखते हैं। ठीक है, कम बच्चे रखते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और
ये भी है कि अपने थोड़ा जितना भी सामान है उसको आपस में बांट करके लेकर घूमते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग करते हैं सभी मिल करके। और बड़ी बात है कि जब अकाल होता है तो इस जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो गर्भ धारण नहीं रखती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। गर्भ धारण बंद कर देती हैं किसके समय, अकाल के समय, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी शिकार करते हैं या शिकार करते समय जो भी जिस जनजाति या जिस प्रजाति का शिकार करते हैं तो वो ये ध्यान रखते हैं कि जिस जनजाति या जानवर का हम शिकार करें, पशु का, उसमें अगर कोई मादा जनजाति है जानवर की तो उसकी रक्षा के लिए वो ध्यान रखते हैं कि ये नहीं मरे। इसके अलावा अगर कोई बच्चे हैं जानवरों के तो उनको वो नहीं मारते हैं, उनको हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ये इनकी स्वाभाविक चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना है। और विशेषकर ये जलाने के लिए विशेषकर ईंधन का जो प्रयोग है वो लोग कम से कम प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। और शिकार करने के बाद में जो भी पशु हैं, जानवर हैं, अगर उसका शिकार किया है उन्होंने तो उसका प्रत्येक चीज़ का वो प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम कह सकें तो ये जो बुशमैन जनजाति हैं वो प्रकृति साथ में समायोजित हैं और उनके साथ में आराम से रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको प्रकृति से, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं आधुनिक समय की कि आधुनिक समय में इनकी क्या कंडीशन है, वो क्या समझते हैं। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ गए तो किस प्रकार इनमें बदलाव आ गया है। तो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से भी इनमें क्या हमें अंतर दिखाई देता है, कौन से बदलाव हमें इनके दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पता है कि पश्चिमी संस्कृति हो या हमारे लिए तो और इनके लिए बाह्य संस्कृति हो तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। और वर्तमान में ये आजकल आखेट के साथ साथ में और भी काम करते हैं, वो आखेट के अलावा खेती करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आदिम तरीके से वो निर्वाह की खेती करते हैं जीवन यापन के लिए, तो वो भी हमें दिखाई देती है। कृषि करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। इसके अलावा ये भी है कि छोटे मोटे जो व्यापारी हैं उनके साथ में वस्तु विनिमय का भी काम करते हैं व्यापार के लिए, ये भी ध्यान रखना है। और इनके कपड़ों में भी, पहनावे में भी भारी बदलाव आया है, ये भी याद करेंगे आप कि पहनावा में क्या आया है, भारी बदलाव आया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और अनेक लोगों के आक्रमण की वजह से इनकी संख्या रोज़ कम होती जा रही है और धीरे धीरे इनके जो आवास स्थान है वो कम होते जा रहे हैं। जैसे बाहर से जो बॉन्टू और विशेषकर हॉन्टेटो, ये जो इस प्रकार के लोग हैं वहाँ के, और एक तो मैंने बात की तो हॉन्टेटोट और यूरोपीय, इन लोगों के आक्रमण की वजह से ये जनजाति धीरे धीरे कम होती जा रही है, इनके आवास स्थान सिकुड़ते जा रहे हैं। तो एक प्रकार से विचार करने वाली बात है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने बुशमैन जनजाति को पूरा पढ़ लिया है आराम से, किस प्रकार की जनजाति हैं। आज हम नई जनजाति की बात करेंगे, वो है भील, ठीक है। किस जनजाति की बात करेंगे हम, भील की। भील जनजाति तो आपको पता ही है, राजस्थान की आदिवासी जनजाति है। ये कहाँ की हैं, राजस्थान में निवास करती हैं, ठीक है। और अगर हम राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या देखें, राजस्थान की अगर हम आदिवासी जनसंख्या देखें तो भीलों का दूसरा स्थान है। भीलों का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अगर हम आदिवासी के अंदर देखें कि जनसंख्या आदिवासियों की कितनी है तो उसमें भीलों का दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऊंची पहाड़ों पर रहने वाले जो भील है उनको पालवी कहते हैं और मैदानों में रहने वाले भीलों को वागड़ी कहते हैं। दो इसमें चीज़ें हैं इनको कहने की। अगर बात करें, जो भील लोग ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं, ऊंची पहाड़ियों के अंदर, ठीक है, उनको पालवी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, उन भीलों को पालवी कहते हैं। कि अगर कोई भील ऊंची पहाड़ियों पर रह रहे हैं तो हम बोलते हैं वो पालवी भील हैं। नहीं, अगर जो समतल मैदानों में रह रहे हैं कोई भील, मैदान में, तो उस भील को वागड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वागड़ी कहते हैं। तो पालवी और वागड़ी में आपको काफ़ी कुछ अंतर पता लग गया होगा कि क्या है। भील जनजाति की बात करें, राजस्थान की आदिवासी जनजाति है। राजस्थान के अंदर आदिवासियों की अगर बात करें जनसंख्या में तो भीलों का दूसरा स्थान है। ये भी भील जो ऊंची पहाड़ियों में रहते हैं उनको पालवी कहते हैं। मैदानों में रहने वाले भीलों को क्या बोलते हैं, वागड़ी कहते
अगर हम बात करें कि जो भील जनजाति हैं, अगर भारत में स्थान कौन सा है, तो भारत में इनका तीसरा स्थान है। कौन सा? जनजातियों में इनका कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। जैसे संथाल और गौड़ जनजाति के बाद में इनका तीसरा स्थान है भारत के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इनका भारत में तीसरा स्थान है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो भील शब्द हैं, अगर उस भील शब्द की हम बात करें तो उस शब्द की जो उत्पत्ति है वो द्रविडियन भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से? द्रविडियन भाषा से। और द्रविडियन भाषा के अंदर एक शब्द था बिल्लू। क्या शब्द था? बिल्लू। और उस बिल्लू का मतलब होता है तीरंदाज। तीरंदाज होता है। क्या मतलब होता है? तीरंदाज, उस बिल्लू शब्द का। और ये बिल्लू शब्द किस भाषा का है? द्रविडियन है। ठीक है, उसका मतलब होता है तीरंदाज। तो जो तीरंदाज है और उसी शब्द से धीरे धीरे प्रचलन आता गया, भाषा की दृष्टि से परिवर्तन हो गया। और कुछ लोग भाषाई दृष्टि से इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानते हैं, क्रिया के मूल रूप से। और अगर हम भील शब्द के इसको देखें, बिल्लू को, जिसका मतलब होता है भेदना या वध करना, तो संस्कृत से माने तो इस शब्द का मतलब होता है भेदना या वध करना। क्या करना? वध करना या मारना। ठीक है, इसके अलावा ये जो भील जनजाति हैं, तीर चलाने में बड़े निपुण लोग होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम भीलों की। भीलों के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ पता भी होगा, तो भी ध्यान रखना है कौन कौन सी बातें एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ठीक है, तो तीर चलाने में बड़े निपुण लोग होते हैं। और अगर इनके बारे में अगर हम और बात करें तो कुछ और भी पुरानी बातें हैं। कहते हैं कि जो भीलों की उत्पत्ति है वो भगवान महादेव के जो पुत्र थे निषाद, उससे हुई है। और निषाद ने, किसने? निषाद ने अपने पिता जो महादेव है उनको जो बैल था नंदी को, उसको मार गिरा दिया था। भगवान महादेव का जो बैल है नंदी, उसको मार गिराया था। किसने? इस निषाद ने। ये ध्यान रखना है। और जिसे दंड स्वरूप भगवान महादेव ने उनको दंड दिया और फिर उनको दंड के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ से निर्वासित कर दिया, निकाल दिया। और इस प्रकार से कहा जाता है कि वो जो निषाद हैं उसी से भीलों की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा महाभारत में भी भीलों का जिक्र आता है। आपने महाभारत के अंदर भीलों का जिक्र सुना होगा। आपने एकलव्य का नाम सुना होगा, तो एकलव्य को एक भील मानते हैं और उसमें भी इनका नाम आता है। इसके अलावा रामायण के अंदर भी भीलों का जिक्र है। अगर हम रामायण की बात करें तो जो सबरी है वो एक भीलनी थी और भगवान श्री राम को उन्होंने जूठे जो बहर खिलाए थे उसकी बात करें हम। ठीक है, तो वो भी बात आता है। और जब राम जी सीता की खोज में निकले थे तो जो दक्षिण भारत में दंडकारण्य है वहाँ पर इस सबरी ने राम जी को बैर खिलाए थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार की जनजाति की बात की है इनके बारे में। अगर वर्तमान में बात करें तो जो इतिहासकार थे कर्नल टोड, वो कुछ अलग ही कहते हैं। वो कर्नल टोड क्या कहते हैं? कर्नल टोड ये कहते हैं कि वर्तमान में जो राजस्थान में ये जनजाति है वो विशेषकर जो मेवाड़ राज्य है, जो मेवाड़ रियासत थी, उसकी जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, उनमें ये लोग रहते हैं। ठीक है, और इन भीलों ने महाराणा प्रताप का बड़ा सहयोग किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था अकबर के विरुद्ध में, युद्ध में, तो ये भी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर इस जनजाति की बात करें तो इन्होंने अलग अलग जगहों पर शासन भी किया है। भीलों का भी शासन था। जैसे जो डगारिया है उदय डूंगरपुर के अंदर का, डूंगरपुर में, वहाँ पर भी इनका शासन माना जाता है। जो बांसिया है बांसवाड़ा में, वहाँ पर भी भीलों का शासन माना जाता है। जो कोटिया हैं वहाँ पर भी भीलों का शासन माना जाता है।
कोटा के अंदर है, बांसिया बांसवाड़ा में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है आपको कि उदयपुर में भी ये इन्होंने शासन किया था, देआवा में उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इन जगहों पर भीलों का शासन था राजस्थान में, और महाराणा प्रताप के भी सहयोगी बने थे भील। मेवाड़ रियासत के जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उन श्रेणी में कन्नड़ चोट कहते हैं कि भील रहते हैं। सिंपल सी बातें आपको ये याद करनी है, ध्यान में रखनी है। इन लोगों के बारे में बात करें तो ये लोग ज़्यादा लंबे तो होते नहीं हैं, नाटे लोग होते हैं। ठीक है, और इनका जो कलर है, रंग, वो गहरा काला होता है। ठीक है, और इनकी नाक क्या होती है, चौड़ी होती है। रंग कैसा है, गहरा काला। नाटे लोग होते हैं, मतलब ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, ठीकड़ी जैसे मान सकते हो आप, बौने लोग। और नाक चौड़ी होती है इनकी। ठीक है, ये भी ध्यान रखनी है आपको। और आंखें लाल जैसी होती है इनकी, आंखें कैसी होती हैं, लाल। ठीक है, बाल होते हैं तो रूखे होते हैं, ऐसे चिकने बाल नहीं, रूखे बाल हैं इनके, अस्त व्यस्त रहते हैं ज़्यादा। और मुंह का जो जबड़ा है वो थोड़ा बाहर निकला होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। बाकी शरीर इनका बहुत बढ़िया होता है, शरीर में ये सुगठित रहते हैं, शरीर इनका सही ढंग से रहता है, और सुडौल शरीर है, मजबूत के साथ में। ठीक है, इसके अलावा ये जो जनजाति है वो ईमानदार भी है। क्या है, ईमानदार भी हैं, मेहनत करने वाली जनजाति हैं। और ये जो जनजाति है वो चोरी को पाप मानती है कि चोरी करना एक पाप है। ठीक है, इसके अलावा इनको आज़ादी मिल जाए तो ये सबसे बढ़िया रहते हैं, इनको आज़ादी बहुत प्यारी है। तो इस प्रकार से ये जनजाति हैं, आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में हमने बात की, कलर कौन सा है, इनके रंग रूप की बात कर ली, इनके निवास स्थान की बात की कि राजस्थान में किस जगहों पर रहते हैं, कहाँ पर निवास करती हैं। तो विशेष कर रखना है कि पहाड़ियों में रहती हैं। उदयपुर मैंने बात कर ली, डूंगरपुर की इन जगहों पर इनका शासन व्यवस्था था। इनके बारे में हमने बात की है कि इनका नाम कैसे पड़ा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और पुराने जो कथाएँ हैं, महाभारत रामायण, उनमें उनका जिक्र किस नाम से मिलता है, उसकी भी हमने बात की है। अब इनके निवास क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं, विशेष कहाँ रहते हैं वो भी बात कर लेते हैं। निवास क्षेत्र, पहली बात है कि जो भील जनजाति हैं वो पहाड़ों और पर्वतीय भागों में रहती है, पर्वतीय क्षेत्रों में। और कहाँ पर, जहाँ पर दुर्गम हैं, निर्गम या निर्जन लोग हैं, तो दुर्गम और निर्जन इलाकों में रहती हैं, जहाँ पर कोई नहीं, कोई जन नहीं, कोई जाने का रास्ता सही ढंग से नहीं। दुर्गम यानी जाने का रास्ता बड़ा ख़राब है, निर्जन यानी कोई व्यक्ति नहीं है, उस इलाकों में ये जनजाति रहती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात करें तो ये जनजाति अरावली, इसके अलावा विंध्याचल, इसके अलावा सतपुड़ा, इन पहाड़ियों में, इन यहाँ के आसपास में जंगल है, वहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं और यहाँ का जो वन क्षेत्र हैं, जंगली क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये निवास करती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें कि किन किन राज्यों में निवास करती हैं, तो 4 राज्य आपको नाम याद करने हैं। एक तो राजस्थान आप याद कर सकते हो आराम से। ठीक है, MP के अंदर भी रहती हैं, और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के अंदर भी ये जनजाति रहती हैं, और गुजरात के अंदर भी रहती है। तो 4 राज्यों में ये जनजाति पाई जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। निवास स्थान की बात की तो इन पर्वत इलाकों पर अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पहाड़ी और जंगली वन क्षेत्र में निवास करती हैं। 4 राज्यों में निवास करती हैं, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इनके जीवन के बारे में हमने बात की है कि इनका शरीर किस प्रकार का होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को क्या करें, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके अलावा घर से इस टॉपिक को किताब से ज़रूर पढ़ें और अपना और अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें कंठस्थ होगी। ठीक है, समझ में आएगी।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल बातें हैं। जनजाति के बारे में आप आराम से समझ सकते हो, याद कर सकते हो। मैं आराम से और विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 2-3 बार देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में।